मेरा नाम मीना है। मेरा एक गरीब घर में जन्म हुआ था। मेरे पिताजी शहर में किसी बंगले में माली का काम करते थे और मेरी माँ सिलाई का काम करती थी। हम तीन बहनें और एक भाई थे और उनमें से एक बहन मुझसे बड़ी थी और भाई बहन मुझसे छोटे थे। हम ऐसे जी रहे थे कि हमें दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी इस गरीबी से नफरत भी बढ़ने लगी थी। मैं अक्सर भगवान से शिकायत करती थी कि मुझे इस गरीब घर में क्यों पैदा किया। मेरे सब भाई बहन इसी जिंदगी से खुश थे, लेकिन मैं इस गरीबी से उग चुकी थी। मेरे सपने बड़े थे और होते भी क्यों नहीं। मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मेरी दादी कहा करती थी कि तुम्हें तो किसी महल में पैदा होना चाहिए था। मेरी शादी एक अमीर घराने में हो रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे पुराने आशिक की वजह से मेरी शादी न टूट जाए। इसलिए शादी के कुछ देर पहले मैंने अपनी बहन को एक चादर ओढ़ के किसी बहाने से बाहर भेजा और पीछे से अपने पुराने आशिक को मैसेज किया कि मुझे यहाँ से भगा ले चलो। मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद मुझे मेरे बहन की चिंता सताने लगी। जब मेरा पति कमरे में आया और उसने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो कभी कभी मैं सोचती थी कि छोटा सा घर मेरे पर्सनैलिटी को सूट नहीं होता। हम भाई बहनों में से सबसे प्यारी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। चारों ओर मेरे खूबसूरती के चर्चे होते थे। इलाके का हर लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं तो किसी की तरफ एक नज़र उठा के देखना भी पसंद नहीं करती थी। पढ़ाई के बहाने मैं सहेलियों के साथ घंटों घंटों बाहर ही समय बिताती थी। वैसे भी मैं अपनी दोनों बहनों के मुकाबले में अलग स्वभाव की लड़की थी। मैं स्कूल में भी किसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करती थी और सिर्फ अमीर घर की लड़कियों से ही मेरी दोस्ती थी। मैं उनके आगे पीछे घूमती फिरती थी और उनकी तरह रहने की कोशिश करती थी। घर में किसी भी काम को हाथ न लगाती थी, बल्कि सारा का सारा समय सजने संवरने में लगाती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। मैं हर वक्त यही सोचती थी कि काश मैं अमीर होती, मेरे पास भी ढेर सारी दौलत होती, गाड़ियों में सफर करती, मेरे आगे पीछे भी नौकरों की लाइन लगी रह होती। रोज नया नया तरीका सोचती कि मैं कैसे रातों रात अमीर हो जाऊं, ताकि इस गरीबी से छुटकारा पा सकूं। लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सहारा करना पड़ता था। फिर मैंने स्कूल के बाजू के दुकान वाले से दोस्ती कर ली। उसका ये फायदा हुआ कि मैं कभी भी उससे फ्री में सामान लेने लगी। इसी तरह मैंने स्कूल और मोहल्ले में काफी लड़कों से दोस्ती बना ली। हर एक से मोहब्बत के झूठे वादे करती। हर रोज मैं स्कूल से छुट्टी करके किसी न किसी लड़के के साथ घूमती और फिर उनसे नई नई फरमाइशें किया करती। मैं वो सारी चीजें छुपा देती, इसलिए घर में किसी को शक भी नहीं होता। मतलब निकलने के बाद मैं उन लड़कों को छोड़ देती थी। एक बार एक लड़का कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था, मगर मैंने उसे धमकी दी कि मेरा पीछा छोड़ दे, वरना मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मुझे अब कोई बड़ा हाथ मारना था। कुछ ऐसा करना था कि मेरी इन गरीब दो टकों के आशिकों से जान छूट जाती। ये उन दिनों की बात है जब मैंने मैट्रिक पूरी होने के बाद जिद करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की रंगीन दुनिया ने मेरे सपनों को और बढ़ावा दिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना था कि दौलत का अंबार मेरे हाथ लग जाए। मेरी कुछ सहेलियां भी ऐसे ही करती थी। उनकी देखा देखी मैं भी सोचने लगी किसी अमीर लड़के से दोस्ती कर लेनी चाहिए। और फिर समय ने मुझे एक सुनहरा मौका भी दे दिया। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत लड़का किराए पर रहने के लिए आया है। लेकिन मैंने ये सोच के उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया कि इस गरीब मोहल्ले में अमीर लड़का थोड़ी ना रहने आएगा। शाम को जब मैं छत पर गई तो मेरी नज़र सामने वाले घर के छत पर पड़ी, जहाँ पर एक लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था। दिखने में तो वो एक अमीर खानदान का लग रहा था और खूबसूरत भी था। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि
अगर मैं इस लड़के से दोस्ती कर लूँ तो किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। मैं इसी सोच में गुम थी कि माँ ने नीचे से मुझे आवाज लगाई तो मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ी, तब मुझे महसूस हुआ कि वो भी मेरी तरफ ही देख रहा है। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं रोज रात को हवा खाने के बहाने छत पर आ जाती तो वो लड़का भी छत पर मौजूद होता। वो मुझे देखकर मुस्कुराता और मैं भी मुस्कुरा देती थी, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच कोई बात ना हुई थी। एक दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली। 10 बजे जब मैं बाहर आई तो माँ कपड़े धो रही थी। माँ ने मुझे देखकर कहा, मीना बेटा, नाश्ता होने के बाद जरा कपड़े छत पर सुखाने के लिए डाल देना, मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर मैं बाल्टी लेकर छत पर आ गई। आसपास के छतों पर पतंगबाजी हो रही थी। तभी अचानक एक पतंग मांझे के साथ हमारे छत पर आकर अटक गई। मैंने उस पतंग को छुड़ाने के लिए पकड़ा तो मैंने देखा उस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने सामने देखा तो वही किराएदार लड़का छत पर खड़ा था। उसने अपना नंबर और नाम लिखकर भेजा था, जिसका मतलब था कि पतंग जानबूझकर यहाँ फेंकी गई है। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया, तो मैंने वो नंबर वाला हिस्सा फाड़ के अपने जेब में रख दिया और पतंग को नीचे फेंक दिया। जब मैं घर में आई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा था। इससे पहले मैंने किसी अनजान लड़के से बात नहीं की थी। मैंने माँ से उनका मोबाइल मांगा और बोला कि सहेली से बात करके आज के होमवर्क के बारे में पूछना है, और कमरे में आकर दरवाजा बंद करके राकेश से बात करने लगी। मैं जो हर वक्त उदास रहती थी अब खुश नजर आने लगी थी। जब राकेश मेरी तारीफ करता तब मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती। धीरे धीरे मेरा ध्यान पढ़ाई से हटता गया। मैं सारा दिन रात होने का इंतजार करती, क्योंकि मैं हर रात राकेश से बात किया करती थी। एक दिन उसने बातों बातों में मिलने की इच्छा जाहिर की। मैं पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसके प्यार से मनाने पर मान गई। तो तय ये हुआ कि वो मेरे कॉलेज आएगा और वहाँ से निकल के हम शहर के एक गार्डन में मिलेंगे। सुबह मैं रोज के मुकाबले जल्दी उठ गई और दिल लगाकर तैयार होने लगी। माँ और बहनों को बताया कि आज कॉलेज में फंक्शन है, जिसके चलते मुझे आने में देर हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि माँ कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरा मूड खराब ना हो जाए इसलिए चुप हो गई। तय किए गए प्लान के मुताबिक हम दोनों कॉलेज से निकलकर गार्डन पहुंच गए। राकेश ने मुझे गिफ्ट में एक मोबाइल और कुछ चीजें दी। बहुत सा वक्त गुजारने के बाद उसने मुझे कॉलेज के पास लाकर छोड़ दिया। वहां से मैं घर आ गई। घर आकर उसने दी हुई सारी चीजें एक कटेची में रख दी और ताला लगा दिया। रात को सब सो गए, तब मैंने आराम से मोबाइल निकाला और ऑन किया। राकेश ने उसमें सिम डालकर ही दिया था। मैंने चुपके से राकेश को कॉल किया। जब से खुद का मोबाइल मिला तब से हम पहले से भी ज्यादा बात करने लगे थे। वो मुझे बड़े महंगे महंगे तोहफे दिया करता। मुझे उसके पैसों के सिवा उससे कोई मतलब भी नहीं था। इन्हीं दिनों में दीदी की शादी एक लड़के से तय हो गई, जो कि एक किराने की दुकान चलाता था। महीने के अंदर ही दीदी की शादी हो गई। पिताजी के एक दोस्त ने बचपन से ही अपने लड़के के लिए मेरा हाथ मांग के रखा था, लेकिन मैं हमेशा अमीर घराने के सपने देख रही थी। इसलिए जब भी मेरी शादी की बात होती तो मैं साफ इनकार कर देती। मेरा दिल अभी राकेश से भी उगने लगा था, जिसका कारण दीदी के रिश्तेदारों का एक लड़का अमन था। अमन को मैंने दीदी के शादी में देखा था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसका पगार भी तगड़ा था। उसके पिताजी बिजनेसमैन थे और बहुत अमीर भी, इसलिए अमन मेरे लिए बेहतर था। अब मैं राकेश से पीछा छुड़ाने का सोचने लगी। राकेश भी शायद समझ चुका था, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अभी तक उसने इसी उम्मीद से मुझ पे खर्च किया था कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ, लेकिन अब मैं उसे टालने लगी थी और नए नए बहाने बना के दीदी के यहाँ ठहरने जाती, ताकि अमन पर डोरे डाल सकूं।
जहां अमन खड़ा होता मैं जानबूझकर उसके सामने जाके खड़ी हो जाती। अब अमन भी समझने लगा था कि मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगी हूँ। उधर मैं अभी भी राकेश के साथ थी, लेकिन अब अमन की वजह से मैंने उससे बातचीत कम कर दी थी। अमन एक अच्छा लड़का था, इसलिए दीदी भी यही चाहती थी कि मेरी शादी अमन से हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से कोशिश शुरू कर दी। बहुत जल्द अमन के घर वाले रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। मेरे पिताजी चाहते थे कि उनके दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और अमन के साथ मेरी शादी तय हो गई। मेरी शादी तो अमीर घराने में तय हो गई, लेकिन मुझे अब राकेश का टेंशन था कि अगर उसे मालूम पड़ गया तो कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। मोहल्ले में ही रहता था तो खबर तो ऐसे भी मिलने वाली थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे पता ना चले, लेकिन एक दिन उसे पता चल ही गया। उसने फोन किया तो काफी गुस्से में था। कहने लगा कि मैंने सुना है कि किसी अमीर घराने में तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ है, मेरी शादी तय नहीं हुई है। ये सुन के उसे तसल्ली हुई। कहने लगा मैं तुमसे सचमुच शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा तो तुम्हारे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर फोन बंद किया और सोचने लगी अब इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ये ना हो कि ये किसी दिन घर आके मेरी पोल खोल दे। यूं मेरे शादी के दिन भी करीब आते गए। मेरे दिल में डर बढ़ने लगा कि राकेश को पता चल गया तो क्या होगा। उसकी दी हुई धमकी से मुझे डर भी लगने लगा था। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। जैसे जैसे मेरे शादी के दिन नजदीक आते गए, वैसे वैसे मेरी परेशानी बढ़ती गई। इसी दौरान मैंने फोन पे राकेश से रिश्ता तोड़ दिया। वो मुझे रोज कॉल करता, लेकिन मैं बात नहीं करती। आखिर मेरे शादी का दिन आ गया। मुझे टेंशन हो रहा था कि उसकी वजह से मेरी शादी न टूट जाए। कहीं वो आकर सबको न बता दे। उसकी धमकी अगर सच साबित हुई तो ना सिर्फ मेरी शादी टूट जाती, बल्कि मैं बदनाम भी हो जाती। आखिर मैंने एक योजना बनाई और शादी के पहले उसको मैसेज किया कि मेरे घर वाले मेरी बहन के साथ साथ मेरी भी शादी कर रहे हैं। वो पढ़कर परेशान हो गया। कहने लगा कि तुम इनकार कर दो। मैंने जवाब में उसे कहा कि नहीं, हम भाग जाएंगे, तुम आकर मुझे ले जाओ। वो मान गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं आता हूँ। उसको मैसेज करने के बाद मैंने अपने बहन को कहा कि ये चादर ओढ़ लो और घर के पिछले साइड पर चली जाना। ये बात सुनकर वो हैरान हो गई कि मैं क्यों जाऊं वहां पर। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए कि आज मुझे बचा लो, सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। मेरे बहन को सब बताकर मैंने कहा कि वो मेरी मदद करे। पहले तो उसने मुझ पर गुस्सा किया और फिर मदद करने से इनकार कर दिया। मैं उसके कदमों में गिर गई और मदद की भीख मांगने लगी। आखिर में वो मान गई। तब मैंने उसे कहा कि इस चादर से अपना चेहरा ढककर राकेश के साथ चली जाए। फिर जैसे ही मेरी शादी होके बारात निकल जाएगी, तुम वापस आ जाना। मैंने सोचा कि एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी मुझे शादी करके यहाँ से चले जाना था, इतनी दूर की वो मेरे पीछे भी नहीं आ सकेगा और ना ही मुझे ढूंढ सकेगा। मेरी बहन को मेरी दया आ गई। उसने चादर सर पर ली और चेहरा छुपाकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने राकेश को कह दिया था कि वो भी घर के पिछली तरफ आ जाए। मेहमान आ चुके थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सामने के दरवाजे से जाकर कोई तमाशा बने। मैंने अपने हिसाब से एक परफेक्ट प्लान बना दिया था। मेरी बहन को कमरे से निकल के काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अब मुझे परेशानी होने लगी थी। कुछ ही देर बाद बाहर से शोर सुनाई दिया। लग रहा था कि बारात आ गई थी। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में पंडित जी और मेरे घर वाले आ गए। थोड़ी देर बाद मेरी शादी हो गई और मेरी विदाई शुरू हो गई थी। मैंने घूंघट निकाला हुआ था। शादी के बाद से मुझे मेरी बहन कहीं नजर नहीं आ रही थी। जाने वो कहाँ थी। अब मुझे उसकी भी चिंता सताने लगी। वो वापस आई भी थी या नहीं। मुझे शादी के बाद सभी घर वालों का रवैया बहुत अजीब सा लग रहा था।
मेरे पिताजी तुरंत बाहर चले गए थे और माँ भी पता नहीं कहाँ थी। खैर, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और अपने पति के घर आ गई। मैं अपने पति का इंतजार करते हुए अपने बहन के बारे में सोच रही थी कि कहीं राकेश ने उसे नुकसान ना पहुंचा दिया हो। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे पति कमरे में दाखिल हो गए और मेरे सामने बैठ गए। मैं शर्म के मारे नजरें झुकाकर बैठी थी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई। मैं चीखती हुई खड़ी हो गई। मेरे सामने जो मेरा दूल्हा था वो अमन नहीं था और ना ही राकेश था। वो तो कोई और ही लड़का था। मैं डरते हुए पीछे हटने लगी और चीख कर पूछने लगी कि तुम कौन हो। वो मुझे चीखते हुए देखकर डर गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ और तुम मेरी दुल्हन हो। तुम मीना हो ना? उसके बोलने से मुझे शक हुआ कि वो अननॉर्मल है। मैं किसी भी तरह मान ही नहीं सकती थी कि मेरी शादी एक दिमागी तौर पर कमजोर आदमी से हुई है। पर उसे मेरा नाम कैसे मालूम था? मैंने उसे पूछा कि तुम मेरे दूल्हे कैसे हो सकते हो? अमन किधर है? वो चुप हो गया। फिर तालियां बजाते हुए कहने लगा कि दूल्हा भाग गया। हा, दूल्हा भाग गया। तुम गंदी दुल्हन थी। दूल्हा तो भाग गया। मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और कमरे से बाहर आ गई। ये वो घर नहीं था जहां अमन रहता था। घर भी कोई और था। तो क्या वाकई में मेरी शादी अमन के बदले किसी और से हो गई थी? मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं इधर उधर देखने लगी लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सारे कमरों में जाके देखा लेकिन इतने बड़े घर में वो अकेला ही रहता था। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने चिल्लाकर पूछा कि कोई है? मेरे चिल्लाने से किचन से एक औरत बाहर निकल आई। वो इस घर की नौकरानी थी। मैंने पूछा, मैं इस घर में कैसे आई हूँ? मेरे कमरे में कौन है? वो नौकरानी कहने लगी, मैम साहब, आप छोटे साहब की बीवी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपकी उनसे शादी हुई है। मैं खुद आपकी शादी में मौजूद थी। मुझे रोना आ रहा था। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी शादी तो अमन से होने वाली थी। तो इस दरमियान ये कौन और कहां से आ गया जिससे मेरी शादी कर दी गई? मैं जितना सोचती उतना ही उलझ जाती। अगर मेरी शादी अमन से नहीं हुई थी तो राकेश से हो जाती। ये कौन था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था? मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की लेकिन दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने अगवा कर लिया हो। नौकरानी कहने लगी, मैम साहब, छोटे साहब की बहन ने कहा था कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अचानक मेरा दिमाग चला और मैंने अपने घर फोन कर दिया। मेरी माँ ने फोन उठाया और मुझे कहा कि तुम हमारे लिए मर गई हो। आज के बाद दोबारा फोन मत करना। जितनी बेइज्जती हमारी तुम्हें करवानी थी करवा दी। अब क्या कसर रह गई है जो अब फोन किया है? खबरदार जो आज के बाद हमसे दोबारा घुलने मिलने की कोशिश की। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। माँ की बातों से यह पता चल रहा था कि उन्हें मेरी असलियत का पता चल गया है, लेकिन मैं हैरान थी कि बाजी कैसे पलट गई। मैंने बड़ी होशियारी से सारा प्लान बनाया था। मैंने बारी बारी अमन और राकेश को फोन किया लेकिन दोनों ने ही मेरे कॉल को काट दिया। दीदी को फोन किया तो वो मुझ पे गुस्सा करने लगी। वो बोली, तुमने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी है। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। उन्होंने भी मुझे सुनाकर फोन बंद कर दिया और अपने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ लिए। अब तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ छोड़ने लगी। मैं सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि मेरी शादी एक पागल आदमी से हो गई थी। मैं कमरे में गई तो वो मीना मीना कह के खुश होकर तालियां बजाने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उस पागल ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने भागकर दूसरे कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैंने अपनी छोटी बहन को फोन किया और बोली, सुबह मुझसे मिलने के लिए आ जाना। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो सुबह आई तो मैंने बेचैनी से पूछा कि ये सब क्या हुआ है। वो मेरी हालत और मेरे दूल्हे को देखकर उदास हो गई।
मुझे उसने सारी कहानी सुनाना शुरू कर दी और कहने लगी, छोटी दीदी, जब कल तुमने मुझे चादर देकर घर के पिछवाड़े में जाने को कहा था, उसी वक्त बुआ ने मुझे देख लिया और हंगामा खड़ा कर दिया कि लड़की घर से भाग रही है। राकेश भी वहीं था। मैंने उसे भी बार बार कहा कि यहाँ से चले जाओ, मगर वो कहने लगा कि मुझे मीना ने मैसेज किया था, मैं तो उसे लेकर ही जाऊंगा। इतने में बाकी सब घर वाले भी इकट्ठा हो गए। बुआ ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैं घर से भाग रही थी। फिर जब हालत बिगड़ते देखे तो मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि हाँ, मैं घर से भाग रही थी। मगर राकेश ने शोर मचा दिया। वो कहने लगा, मैं इसे नहीं जानता, मैं तो मीना को लेने आया हूँ। अमन भी वहीं पर था। उन्होंने राकेश को मारना शुरू कर दिया। राकेश ने मोबाइल में कैद सारे सबूत घर वालों को दिखा दिए। तुम्हारे मैसेज और तुम दोनों की तस्वीरें देखकर सबको यकीन हो गया। राकेश को तो सबने मार के वहां से निकाल दिया। तुमने बहुत बुरा किया है, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अभी तुम्हारे दौलत के लालच ने हमें बदनाम कर दिया है। ये सारी बातें सुना के मेरी बहन सिसक कर रोने लगी और मैं तो कुछ बोलने के काबिल भी नहीं थी। इतना कुछ हो गया था और मुझे पता भी नहीं था। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा था। वाकई मैंने अपने लालच और बेवकूफ़ी की वजह से इतने दिल तोड़ दिए। किस्मत ने मुझे फिर न राकेश के काबिल छोड़ा और ना ही अमन के। ये मेरे लालच और धोखे की सजा थी कि मेरी शादी एक अननॉर्मल आदमी से करवा दी थी। वो उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। लेकिन ये सारे समय में मुझे एक बात खटक रही थी, वो ये कि मेरा पति पागल था, लेकिन उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। अगली सुबह मेरे पति की बहन आई और मुझे देखकर कहने लगी कि पहचाना, ये जो तुम्हारा पति है, ये कौन है। भला मैंने अपने पति की तरफ गौर से देखा तो लगा जैसे मैंने पहले कहीं इसको देखा हो, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरी नंद कहने लगी कि ये मेरा भाई है, अमर है, जो आज से 4 साल पहले तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमा करता था। तुमने इसे भी अपने इश्क के जाल में फंसा रखा था। फिर जब तुमने इसे धोखा दिया तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसका ये हाल हो गया है। तुम्हें आज भी याद नहीं कि ये कौन है। मुझे याद है, ये तब की बात है जब मैं मैट्रिक में पढ़ा करती थी। मेरी नंद ने नफरत से कहा, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दी, वरना पूरे मोहल्ले के लड़कों ने गवाही दी थी कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो। तुम्हारे पिता की जान निकलने वाली थी तो मैंने तरस खाकर अपने भाई की शादी तुमसे करवा दी और उनकी इज्जत भी बचा ली। अब तुम मेरे भाई के साथ ही रहोगी। अगर तुम इसे छोड़कर गई तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। इसे इस हाल में तुमने ही पहुंचाया है, अब इसे ठीक भी तुम ही करोगी। मैं रोने लगी। मेरे नसीब में यूं जलील होना ही लिखा था। मुझे दुख भी हुआ कि मेरी वजह से एक जवान लड़का पागल हो गया था। मैंने अमर को अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लिया और दोबारा ऐसी गलती न करने की कसम खा ली। अब मुझे अच्छी लड़की बन के रहना है। मुझे अच्छा घर और दौलत तो मिल गई, लेकिन तिरस्कार के साथ मिली थी, इज्जत गवा कर मिली थी। मुझे अब सोच के तकलीफ होती थी कि मैं कितनी गलत थी। मेरी छोटी बहन की शादी कुछ सालों बाद अमन से हो गई और वो बहुत खुश थी। उसे बिना मांगे सब कुछ मिल गया था और मैं साजिशें करके भी हार गई थी। मैं अब रोज मायके जाती हूँ कि माँ, पिताजी अब मुझे माफ कर दे। उन्होंने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे माँ बाप हैं, कब तक नाराज रहेंगे। जब वो देखेंगे कि मैं बदल गई हूँ, मुझे माफ कर देंगे। मैं अपनी कहानी से यही सबक देना चाहती हूँ, लड़कियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। इस पल भर के सुख चैन के लिए गिरवी नहीं रखना चाहिए, वरना समाज जीने नहीं देता। मेरी अब यही कोशिश है कि मेरे पति ठीक हो जाएं
ताकि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। वो मुझे माफ़ कर देंगे तो भगवान भी मुझे माफ़ कर देगा।